क्लासेस यानी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था उसके अंदर मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था और उसको मैं समराइज इसलिए करूँगी क्योंकि हमने उसको इनकम्प्लीट छोड़ा था। ठीक है, मैंने आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताए थे। पहला आपको बताया था पैरासाइटिज्म, उसकी एग्जांपल फिर हमने देखी थी। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो कमेंसलिज्म के बारे में बताया था। ठीक है, तीसरा जो लास्ट रिलेशनशिप है इस वक्त मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है म्यूचुअलिज्म। दो ऑर्गेनिजम्स जो दोनों एक दूसरे को, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सिम्बियोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, यानी कि सिम्बियोसिस में दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, उसे हम म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं। आपकी बुक में म्यूचुअलिज्म से पहले वो कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, मसलन रूट नोड्यूल्स, एक्चुअली ये किसकी एग्जांपल है? ये म्यूचुअलिज्म की ही एग्जांपल है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जो है वो है माइकोराइजा की। ठीक है, ये भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। तीसरी एग्जांपल है लाइकेंस की और लास्ट एग्जांपल है फ्लावरिंग प्लांट्स की, और साथ में जो इनका रिलेशनशिप है वो है इंसेक्ट्स का। ठीक है, तो ये चारों जो है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस हैं। अब मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात करते हैं रूट नोड्यूल्स की। आमतौर पे आप जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स, लिग्यूम क्या होती है? फली। ठीक है, लिग्यूम पॉड को कहते हैं, पॉड या फली जो होती है, फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे कि मटर की फली है, बीन्स हैं। ठीक है, उनकी अगर आप आराम से उसकी जड़ें निकालें ना, खींचनी नहीं है आपने, मट्टी को ढीला होना तो पूरा निकाल के हल्का सा झाड़ें, तो आपको उनकी इस प्लांट के साथ, ठीक है, इसकी रूट के साथ छोटी छोटी आउटग्रोथ्स जो हैं वो नजर आएंगी। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। ठीक है, अगर आप इन रूट्स के ये नोड्यूल्स उतारें, इनको लाके आप लेबोरेटरी में फिर स्टडी करें, बैक्टीरियल स्टेनिंग का मेथड होता है, उसके तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए आप इसको स्टडी करेंगे ना, तो आपको इसमें बैक्टीरिया मिलेंगे। ये बैक्टीरिया आपको नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाऊंगी, राइजोबियम की स्पीशीज। ठीक है, ये जो है इस रूट नोड्यूल के अंदर क्या रह रहे हैं? बैक्टीरिया। याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप जिसमें ये बैक्टीरिया पौधे को नुकसान दे रहे हैं। नो, पौधा अपनी मर्जी से इन बैक्टीरिया को अपनी रूट्स के अंदर जगह देता है और ये इसके अंदर बखुशी रहते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पौधा जो है इस्तेमाल करता है। आमतौर पे ये जो है ये पौधे को ये फायदा दे रहा है नाइट्रोजन का। ठीक, और पौधा इसको क्या फायदा दे रहा है? अभी मैंने कहा रहने की जगह, आपको पता है रिहाइश की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये उसको रिहाइश की जगह देता है। दूसरा, पौधा चूंकि फोटोसिंथेटिक है, खुद अपनी खुराक बनाता है, तो ये बैक्टीरिया को जो उसको फूड रिक्वायर्ड है वो भी दे रहा होता है, कार्बन रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है जी, तो अब म्यूचुअलिज्म की एक एग्जांपल रूट नोड्यूल्स। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और प्लांट है। प्लांट कौन से हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। दूसरा रिलेशनशिप है माइकोराइजा। माइकोराइजा दो चीजों से बना हुआ है। पहली बात, माइको का मतलब होता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी फंगस की स्टडी को कहते हैं ना, तो माइको का मतलब फंगस, राइजा, राइजा का मतलब हम आमतौर पे रूट के लिए लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक चीज मेंशन की हुई है, उन्होंने कहा है कि एसिड सॉइल में जो माइकोराइजा है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये मैं आपको एक बात ऑथेंटिसिटी के साथ बता सकती हूँ कि माइकोराइजा हर उस सॉइल में पाया जाता है, चाहे वो एसिड सॉइल है, चाहे वो न्यूट्रल सॉइल है, चाहे वो अल्कलाइन सॉइल है, जहाँ जहाँ उसका होस्ट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी है, बीच है, हेदर है, बीच, हेदर, पाइन, जरूरी नहीं कि ये होस्ट हो। याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताया कि जिस तरह जरूरी नहीं कि एसिड सॉइल है तो
तो किसी भी सॉइल में माइकोराइजा होता है। इसी तरह से जरूरी नहीं कि ये होस्ट है। आमतौर पे आप चावल का पौधा ले आए, उसमें माइकोराइजा मिल जाएगा। आप वीट ले आए, ठीक है, वीट ले आए, राइस ले आए, मेज ले आए, कोई पौधा आप उठा लें, आपको इनमें माइकोराइजा मिलता है। हाँ, अलबत्ता माइकोराइजा जो है वो डिपेंड करता है, उसकी टाइप वेरी करती है अकॉर्डिंग टू होस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सॉइल जिस जगह पे वो बन रहा है। ठीक है, अब बात की है हमने माइकोराइजा, फंगस और रूट। तो जो प्लांट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, उनके साथ अगर फंगस उनकी जड़ों के अंदर रह रही है, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। अब मैंने कहा ये म्यूचुअलिज्म है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे। तो क्या फायदा देते हैं, याद रखिएगा, ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, ये अगर ये फंगस इसकी रूट के अंदर पेनिट्रेट की है तो ये कई किलोमीटर तक दूर चली जाती है। इसका मतलब है अगर इस रूट ने इस जगह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने थे, ये फंगस काफी दूर तक चली गई है और ये पौधे को क्या चीज ला के दे रही है, न्यूट्रिएंट्स। जिन भी पौधों में माइकोराइजा देखा गया है, उन्होंने ये देखा कि ये जो रूट है ना, उन्हें बड़ी बड़ी रूट बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वैसे पूरी हो जाती थी, क्योंकि उनको वही दूर दूर से वो मिनरल ला के दे रहे थे। ठीक है, तो पौधा इसको क्या करता है, कार्बन की रिक्वायरमेंट इसको फंगस को देता है। ठीक है, तो अब यही दोनों का म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं लाइकेंस। आपको लाइकेंस मैंने सक्सेशन में बड़ी अच्छी तरह समझाया था, ये ड्यूल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब ड्यूल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ड्यूल का मतलब होता है दोहरे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। ड्यूल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? इसमें आमतौर पे एक जो पार्टनर होता है वो होता है फंगस और दूसरा जो पार्टनर है वो है अल्गा। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये फूल बनाता है, ये इसको दे देता है। फंगस का काम है मिनरल न्यूट्रिशन इसको ला के देता है, ये अपनी फूड आराम से बनाता है। दूसरा काम क्या करते हैं, ये जरा नाजुक से होता है, ये इनको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा दिया। सो लाइकेन इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। अब आते हैं लास्ट की तरफ, फ्लावरिंग प्लांट प्लस इंसेक्ट्स। जी, अब याद रखिएगा, आमतौर पे जो फूल होते हैं ना, इनमें पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन का मतलब होता है एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स। ठीक है, आपने पोलन का नाम सुना होगा, वो जो कलर बारीक बारीक ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, इसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, यानी अपने ही वो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। इस तरह जेनेटिक वेरिएबिलिटी को खास नहीं आती। अब अगर नेचर में वेरिएबिलिटी चाहिए तो पौधा क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन दूसरे पौधे पे जाके गिराएगा, तो जीन का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए ये इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई ले लें, हनी बी ले लें। हनी बी ये पौधे में जाती हैं, उनके अंदर एक मीठी सी सिक्रीशन होती है जिसे नेक्टर कहते हैं। ये नेक्टर हासिल करने के लिए किसी फ्लावर को विजिट करते हैं। जब ये वहाँ पे विजिट करते हैं ना, तो उनकी टांगों के साथ जो है वो चिपक जाते हैं इनके पोलन ग्रेन्स। ठीक, अब जब ये दूसरे फ्लावर पे जाती है वहां से नेक्टर लेने के लिए, तो जब ये वहां बैठती है तो उसकी टांगों पे जो पोलन ग्रेन चिपके होते हैं वो उसके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं अगले फूल के। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है जी, तो ये सारा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, इसको काइंडली अरेंज कीजिएगा और आपने इसी तरतीब के साथ इसको पढ़ना है। इस वक्त जो है वो मैं आपको एक जो है लास्ट टॉपिक इसके साथ पढ़ाऊंगी, वो है ग्रेजिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ग्रेजिंग, अगर मैं यहाँ से इसको लेके चलूँ, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, आमतौर पे आपने देखा है कि जो जानदार पौधों को खाते हैं उन्हें हम ग्रेजर्स कहते हैं। ग्रेजर्स की एग्जांपल क्या है, आपको भी अच्छी तरह पता होगी ना, आप हमें ये देखते ही रहते हैं, घोड़ा है, गधा है, बफलो है, डियर है, इवन रैबिट्स हैं। ठीक है, ये भी खा लेते हैं ना घास को। तो ये जो डियर है, गोट है, शीप है, ये हॉर्स है, डॉन्कीज है, ये क्या है, ये ग्रेजर्स हैं। और दिस एक्ट ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड ग्रेजिंग। ठीक है, अब आते
ग्रेजिंग जो है ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हम हर एक रिलेशनशिप का एक फायदा पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस ग्रेजिंग का क्या फायदा है। ये जो ग्रेजिंग है आमतौर पे ये आपने देखा होगा कि ये जो जानवर पाले जाते हैं आमतौर पे किस पे पालते हैं, जाहिर है चरागाहें, पास्चर लैंड्स पे, ग्रास लैंड्स के ऊपर, ठीक है ना। अब ये जो जानदार ग्रास लैंड्स के ऊपर या पास्चर लैंड के ऊपर रखे जाते हैं तो इनके नंबर का मेंटेन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। मैं मिसाल देती हूँ, दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक की बात करते हैं मॉडरेट ग्रेजिंग और दूसरी बात हम करेंगे ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। पहले बात करेंगे मॉडरेट ग्रेजिंग की, यानी इस ग्रेजिंग जो मुतवाज़न है। फर्स्ट करें एक ग्रास लैंड पे 500 एनिमल्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं, जो उस घास के ऊपर फीड कर सकते हैं, वो उनके लिए सफिशिएंट है। ये तो हो गई जी मॉडरेट ग्रेजिंग, क्योंकि अब इसका फ़ायदा क्या है कि जानदार क्या करते हैं, आपको पता है किसी जगह पे पौधे लगे हुए हैं तो जो ये ग्रासेस होती है ना, ये आमतौर पे ज़्यादा जो रिप्रोड्यूस करती है ना वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। मसलन उसका स्टेम है ना, यहाँ से अटैच किया दूसरी जगह तो वहाँ जड़ें बना लेगा, यहाँ से अगली जगह, यहाँ से अगली जगह। इसीलिए ग्रासेस देखिए ना लॉन में दूर दूर करके लगाते हैं, वो खुद ही फिर वो पूरा मैश एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। अब ये मॉडरेट ग्रेजर्स क्या करते हैं, ये जानदार उनको खाते हैं ना जब, तो उनका जो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर क्राउडिंग है पौधों की, उसको रोकते हैं, ठीक है। ये बड़ा फायदा है, क्योंकि जब आपस में पौधे एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, जब उनका मुकाबला शुरू होता है ना, वो एक दूसरे की फूड को स्नैच करते हैं। जब वो स्नैचिंग करते हैं तो इस तरह से वो खुद कमज़ोर होकर मर सकते हैं। नेचर ने बड़ा अच्छा फायदा रखा है कि जानदार उनको खा लेते हैं, और इस तरह से जो कंपेटिटर्स हैं ना, उनको ये टाइम मिलता है कि वो बीच में से निकल आए और वो अपनी अच्छी ग्रोथ शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग की। अगर आपके 500 एनिमल से 1000 एनिमल आ गए, 700 आ गए, तो क्या होगा। आमतौर पे हम ग्रासेस के लिए कहते हैं दीज ग्रासेस आर रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट वो होता है जो आमतौर पे अगर आप उसको खा जाएंगे ना जानवर, तो वो उसको दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर सकता है, ग्रो कर देता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये क्या करेगा कि अगर आप ये देखें कि वो जानवर उसकी जड़ों को खींच रहे हैं, तो क्या फिर वो दोबारा उठ सकता है। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रीग्रो, क्योंकि उधर वो उनके पास वो जड़ें मौजूद ही नहीं है कि वो फिर से अपनी एक बॉडी बना लें, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा काम ये करते हैं कि ये क्या करते हैं, जमीन को ट्रैम्पल, जब उनके ऊपर ज़्यादा जानदार जाते हैं ना तो वो ट्रैम्पल करते हैं। ट्रैम्पलिंग क्या होती है, रोंगटे हुए गुजरते हैं, ठीक है। अब उनके जो हूव्स होते हैं ना, जिसूमदार जो खुर वाले मैमल्स कह रहे हैं, ठीक है, ये जो खुर वाले मैमल्स हैं, ये इनके पाँव को, सॉइल को, एक तो पौधों को दबाते हैं, रोंगते हैं, और दूसरा दबाते हैं सॉइल को। जब वो दबती है तो बारिश जब पड़ती है तो वो पानी नीचे की लेयर्स पे नहीं जाता, ऊपर ही रहता है, ठीक। फिर इन्होंने चूंकि ओवर ग्रेजिंग से क्या किया था, जड़ों से खींचा था पौधों को, जो उसने मिट्टी को बांधा हुआ था ना जड़ों में, वो तो मिट्टी हो गई ढीली, ठीक है। हवा चलेगी तो मिट्टी की इरोजन कहते हैं, वो ऊपर से लेयर को लेके चली जाएगी। बारिश पड़ेगी, पानी उसको बहा के ले जाएगा। याद रखें, ये जो अपर लेयर होती है ना सॉइल की, टॉप लेयर, उसको हम फर्टाइल लेयर कहते हैं। पानी नीचे नहीं जाएगा तो बंजर जमीन। अब इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वो बैरन लैंड है। याद रखें, जो ग्रास लैंड है इसका सबसे बड़ा खतरा होता है कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन का खतरा है, यानी डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेन सफिशेंट नहीं है, मिडवे रेन है। अगर स्केड्यूल्ड रेन नहीं आती तो फिर क्या होगा, वो जो घास थी वो पहले से खींच ली है, मिट्टी बंजर हो गई है, अब वहाँ पे हो सकता है दोबारा कभी भी पौधे ना हो, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग का, ओवर ग्रेजिंग का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इतना होना चाहिए जानदार जो उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।